Hello students, this is Vijay Jangid. I welcome you to my YouTube channel Vijay Jangid. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये न केवल 9th, 10th, 11th एनसीईआरटी के लिए यूजफुल है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस क्या होता है। डेफिनेशन: क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के होने का टाइम, समय दर्शाता है, टेंस कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, पहले वाक्य में देखिए, जो क्रिया है वो है दौड़ना। तो जो दौड़ना है वो इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, जो कि किस टेंस को इंडिकेट कर रही है? प्रेजेंट टेंस को, अर्थात कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वह दौड़ता है। इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, जो ये बताता है हमें कि जो कार्य है भूतकाल में हुआ था। इस टेंस में सेल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें ये बता रही है कि कार्य अभी हुआ नहीं, होगा, इन फ्यूचर होगा, यानी कि भविष्य टेंस को दर्शा रही है। डियर स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं टेंस एट ए ग्लेंस, एक ही नजर में, एक ही दृष्टि में पूरे टेंस। डियर स्टूडेंट्स, टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि वो किस टेंस का है? तो हमें ये देखना है कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये लेटर्स दिए हुए हैं, है, तो वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या वोवल साउंड्स आ, ई, ए आ रही हैं, तो वो पास्ट टेंस का वाक्य होगा। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि लेटर्स आ रहे हैं, तो वो फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं चार भागों की क्या पहचान है, चार भागों में कौन कौन सी ऑक्सिलियरीज या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट: अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो समझ लो वो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, यानी इंडेफिनेट है। हर भाग की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलियरी कहो, वो डू और डज हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर उसके अंत में एस लगा हुआ है तो वो एक वचन यानी सिंगुलर होती है। अगर एस नहीं लगा हुआ तो वो प्लूरल होती है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। मेरा कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं: सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, सी, इट और किसी का भी नाम, कोई भी नाउन, तो उसके साथ डज यूज होगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस में हम जब डू डज लगाएंगे तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। हर टेंस के पहले भाग में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम लगातार हो रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता ये काम कब से तो शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा। जब हम उसको पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना ही पता चलता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस, उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इस टेंस की ऑक्सिलियरीज या हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर। इज एस लग रहा है, इसमें सिंगुलर है, इसमें एस नहीं लग रहा है, ये प्लूरल है। एम तो पता ही है आपको, आई के साथ ही आता है। और मेन वर्ब जहां भी काम कंटिन्यू होता हो, जहां भी काम लगातार होता हो, जहां भी हिंदी वाक्यों में रहा, रही, आ रहा हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो सफिक्स है वो जोड़ दिया जाता है, या कहें कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हम करते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जब परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। जब वाक्य से ऐसा लगे कि इसमें काम पूरा हो चुका है,
तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट, अगर उसके हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, इसमें एस लग रहा है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तीसरा भाग है, तीसरी ही फॉर्म आएगी। टेंस का तीसरा जो पार्ट है परफेक्ट, उसमें तीसरी ही फॉर्म आती है। हर टेंस के परफेक्ट में, हर टेंस के परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इसके बाद चौथा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में कंटिन्यूअस और जोड़ दिया। अब इसकी जो पहचान है आइडेंटिफिकेशन, और इसकी जो पहचान है वो एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब काम लगातार हो रहा होता है, हमें ये नहीं पता कि काम कब शुरू हुआ था और कब तक चलेगा, तो उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि काम कब से हो रहा है लेकिन ये पता नहीं चले कब तक होगा, और जब हम देखते हैं तो काम कंटिन्यू ही रहता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हिंदी वाक्यों में रहा है, रहिए, वो ही पहचान है सेम, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा काम कब से चल रहा है। तो वाक्य में समय के साथ से, ये जो शब्द हैं ये और मिलेंगे, समय और से, केवल समय नहीं, समय के साथ से। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और वह पढ़ रहा है, ये सिर्फ कंटिन्यूअस है। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस की पहचान यहाँ है हटा देंगे और ये था, थी, थे लगा देंगे, या ये साउंड जुड़ने पर पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। जैसे ता, था, ती, थी, ते, थे, या आ, ई, ए। वह पढ़ता था, या उसने पढ़ा, वह गई, वे गए आदि वोवल साउंड्स भी आ सकती है, तो वो पास्ट इंडेफिनेट होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, एक ही है, सिंगल है। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, हम यूज करेंगे डिड सबके साथ। और पहला भाग है तो पहली फॉर्म आएगी इंडेफिनेट में। किसी भी टेंस का इंडेफिनेट हो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, भूतकाल में जो काम लगातार हो रहे थे, हमें ये नहीं पता कब शुरू हुए कब तक चले, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो और है, इसमें एस लग रहा है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सीट नेम के साथ आती है, ये आई यू वी और दे के साथ आती है। जब काम लगातार हो रहा हो, जो किसी भी टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, रहा, रही जब भी आ जाए वाक्य में, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी चौथी फॉर्म। आईएनजी क्या है? प्रत्यय है, सफिक्स है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट की बात करें तो भूतकाल में जो काम पूर्ण हो चुके थे, वाक्य को पढ़ने से लग जाएगा, पता पड़ जाएगा कि काम पूरा हो चुका था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब है हेड, एक ही एस की सिंगल, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी भूतकाल में जो काम लगातार हो रहे थे और हमें ये पता हो कि कब से हो रहे थे, यानी समय से और मिल जाए, रहा था, रही थी, रहे थे और समय से, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हेल्पिंग वर्ब हेड बीन होती है इसकी, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी जाती है। इसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस का जो पहला भाग इंडेफिनेट, उसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा आदि आएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेल आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सामान्य अर्थ में विल का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। और हेल्पिंग वर्ब है विल, सेल तो है ही, मूल बेस, इसमें बी और लग जाएगा, और मेन वर्ब वही चलेगी जो ऊपर चलती आ रही है कंटिन्यूअस की, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का मतलब भविष्यकाल में जो काम पूरे होंगे, पूर्ण होंगे, तो हिंदी वाक्यों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आएंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल, सेल और हैव लगा देंगे। बेस फॉर्म वही है इसका, विल, सेल, और इसमें हैव लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट में सब में थर्ड ही आती है। और चौथा भाग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, यानी भविष्यकाल में कोई काम कितने समय से हो रहा होगा, ये जानने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना होगा। तो इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय के साथ से। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब सबसे लंबी सहायक क्रिया है, जो बेस वर्ड है वो तो विल, सेल ही है, उसके आगे हैव बीन और लगा देंगे, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे
कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं तो थोड़ा पीछे आ जाए। परफेक्ट टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके अंत में बीन लगा देते हैं, बीन, और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। तो दोस्तों टेंस एट ए ग्लेंस अभी आपने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं इनके वाक्य, इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट पहचान हमने देख ली, यानी वो वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, उन वाक्यों का हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, और इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करनी है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है वो हम बनाते हैं सिंपल, या कहोगी पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी, स्ट्रक्चर कह दो, फॉर्मूला कह दो, सिंटैक्स कह दो, या पैटर्न कह दो। वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे कर्ता, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, जो भी हिंदी के वाक्य में हो वो सब्जेक्ट हम ले लेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या उसमें एस या एस लगाएंगे क्रिया के अंत में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद कुछ बच गया तो रिमेन्स या रेस्ट मैटर जो भी है वो लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर होगी प्रेजेंट इंडेफिनेट के पहले वाक्य की, पॉजिटिव सेंटेंस की। इनके आधार पर हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो वाक्य। जैसे मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, ता हूं आ रहा है। दूसरी बात, इसमें काम होना बताया जा रहा है। जब काम होना बताया जाए तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जब काम नहीं होना बताया जाए तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। इसकी जो पहचान है, ता है, ती है आ रही है इसमें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और काम हो रहा है इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लेते हैं, काम करने वाला डूअर कौन है इसमें, एजेंट कौन है, आई। आई के बाद मेन वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में मिलती है, जाना, जाना को कहते हैं गो। डियर स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे यानी प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल ही होती है। तो आई, यू, वी, दे हो तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो ही, सी, इट और नेम तो उस मेन वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। और वर्ब में सिंगुलर कैसे बनाई जाती है, वर्ब सिंगुलर ऐसे इस लगाने से, जबकि नाउन में ऐसे इस लगाने से वो प्लूरल बनती है, और वर्ब में ऐसे इस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाती है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाएं ऐसे या इस लगाकर, लेकिन अपने पास यहाँ फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल काउंट होता है ये, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इसके साथ। करता आई, जाना गो, और उसके बाद जा कहाँ रहा है, ये ऑब्जेक्ट एडवर्ब जो है, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्कूल, तो कहीं जाते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं हम, तो टू लगाइए, और जगह है स्कूल। उसके बाद भी कुछ बच गया, रिमेन्स, एडवर्ब ऑफ टाइम बच गया, रोजाना, वो रख दीजिए, आई गो टू स्कूल डेली। अगर मैं आई की तरह जगह पर सिंगुलर सब्जेक्ट कर दूं, जैसे वह रोजाना स्कूल जाता है, तो हम वर्ब को सिंगुलर बना देंगे, इसमें ई एस लग जाएगा, ही गोज। अगर वर्ब के अंत में एस, डबल एस,
SHCHOX ये हो तो ES लगाकर उसको एक वचन बनाया जाता है। अगर ये नहीं है लेटर्स तो S लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन सिंगुलर तब बनाया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, अर्थात फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। हमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे राम मुझे जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आ रहा है, काम हो रहा है, जान रहा है, मना नहीं कर रहा, तो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए राम, उसके बाद मेन वर्ब लास्ट में हमेशा जानना नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसे जान रहा है, क्रिया किसके लिए हो रही है, मुझे, मी। ये बन गया सेंटेंस पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि पहले सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, हमने हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका यूज कर भी लेते हैं इसमें तो अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, आई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद, आई डू गो टू स्कूल डेली। जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करते हैं। फिर भी अगर हम डू डज का यूज कर भी ले तो थोड़ा अर्थ अलग हो जाएगा। यूज कर सकते हैं लेकिन अर्थ में थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, और ये हो गया मैं निश्चित रूप से रोजाना स्कूल जाता हूं, या मैं रोजाना स्कूल जाता तो हूं, मैं रोजाना स्कूल जाता तो हूं, या मैं निश्चित रूप से रोजाना स्कूल जाता हूं, और इसका अर्थ है मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर इसमें आप लगाते हो तो सर्टेनिटी के लिए डू या डज इस्तेमाल कर सकते हो आप पॉजिटिव सेंटेंस में। यहां पर आप डज लगा सकते हो, राम डज नो मी, इसका मतलब राम मुझे जानता तो है, या राम मुझे निश्चित रूप से जानता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होता है अपना नेगेटिव। जब किसी वाक्य में किसी काम का नहीं होना बताया जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इनका यूज हम करेंगे, और इसके साथ ही नोट जो कि एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन नोट, उसका यूज भी हमें करना होगा। तो देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है, इसकी संरचना क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लीजिए जो अपनी टेंस की है डू और डज, उसके बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ बच गया तो रिमेन्स। स्टूडेंट्स, अब हमें इस वर्ब में एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस के लिए हमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्लूरल के लिए डू हो गया, सिंगुलर के लिए डज, तो जो एस है उसी में जुड़ा हुआ है, हमें इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो वाक्य देखिए बनाते हम, वे छुपन छुपाई नहीं खेलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है। अब हेल्पिंग वर्ब देख के साथ क्या लगती है, दे प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल डू है। उसके बाद एडवर्ब लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा अंत में मिलती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, ये खेलने का काम किसके लिए हो रहा है, छुपन छुपाई के लिए, हाइड एंड सीक।
हाइड एंड सीक। ये लो स्टूडेंट्स, ये तैयार है अपना वाक्य। अगर कर्ता सिंगुलर हो, ही सीट नेम, तो यहां हम डज का यूज करेंगे, और प्लूरल हो तो हम यहाँ डू का यूज करते हैं। चलिए अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव। तो देखिए तीसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये दो तरह से बनता है। अगर कोई वाक्य हिंदी में क्या से शुरू है, तो इंग्लिश में वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, न कि WH वर्ड से। जैसे क्या मुकेश पूरे दिन ताश खेलता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट मुकेश। अब इस क्या की इंग्लिश के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। मुकेश एक वचन है, डज लगा दो, डज मुकेश। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, लास्ट में मिलती है हमेशा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, ताश, कार्ड्स। रिमेन्स शेष क्या बच गया, पूरे दिन, द होल डे, द फुल डे, द होल डे, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य देखिए, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रश्न बना रहा है, कब, तो ये होगा WH वर्ड, व्हेन। के बाद डू या डज लगाएं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है तो डज लग जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, उठना, गेट अप। उसके बाद रिमेन्स क्या बच गया, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। अगर कोई वाक्य क्या से शुरू नहीं है फिर भी प्रश्न बना रहा है, तो उसमें कोई ऐसा शब्द है जो प्रश्न बना रहा है, जो कि क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड कहलाएगा। जैसे इसमें कब था तो उसको पहले रख देंगे हम, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर है वो फॉलो करेंगे। तो ये कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जो प्रश्न बनाते हैं। देखिए हु, ये एक दो तीन, इन तीनों में W साइलेंट रहता है। हु बोलता है, हुज बोलता है, होम बोलता है। इन 5 शब्दों में H साइलेंट रहता है। वैन बोलेगा, वैन नहीं बोलेगा ये। और बाकी ये शब्द हैं सारे। हु का मतलब कौन, कर्ता जानने के लिए हु से वाक्य शुरू करें। संबंध जानने के लिए ये पेन किसका है, हु से शुरू करें। ऑब्जेक्ट जानने के लिए तुम किसको पढ़ाते हो, होम से शुरू करें। समय जानने के लिए वैन से शुरू करें, तुम्हारे स्कूल कब लगता है। और स्थान जानने के लिए वेर से शुरू करें। और कारण जानने के लिए भाई से शुरू करें। और सामान्य पूछताछ के लिए तुम क्या पसंद करते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या पढ़ाते हो, वोट का प्रयोग करें। और पसंद या विकल्प जानने के लिए तुम्हें कौन सी कार पसंद है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, विकल्प या पसंद जानने के लिए विच का यूज करें। तरीका या हालचाल जानने के लिए तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है, हाउ से शुरू करें। और जो चीजें गिन सकते हैं उनकी संख्या बताई जाती है, जो नहीं गिनी जा सकती उनकी मात्रा बताई जाती है। तो संख्या जानने के लिए हाउ मेनी से प्रश्न शुरू करें, और मात्रा जानने के लिए हाउ मच से शुरू करें। इसी तरह दूरी जानने के लिए हाउ फार से। और एज किसी भी चीज की या इंसान की, जानवर की एज जानने के लिए हाउ ओल्ड से शुरू करें। और कोई कब से या कब तक अर्थात समय अवधि जानने के लिए तुम इंग्लैंड में कब तक रुके, तुम इंग्लैंड में कब से रह रहे हो, तो समय अवधि या पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जानने के लिए हाउ लॉन्ग से, या किसी चीज की लंबाई जानने के लिए हाउ लॉन्ग से प्रश्न शुरू करें। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जानने के लिए हाउ ऑफन का यूज किया जाता है। जैसे तुमने ताजमहल कितनी बार देखा है, हाउ ऑफन हैव यू विजिटेड द ताजमहल। तो ये थे अपना तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो तीसरा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ नेगेटिव अर्थात आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन अर्थात नॉट और जोड़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर यही रहेगी पूरी।
वाक्यांश में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ता है, ती आ रहा है, वाक्य में नहीं भी आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ, नेगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है वाक्य नंबर 4। ठीक वैसे ही बनेगा ये भी। क्या से वाक्य शुरू है तो सहायक क्रिया से वाक्य शुरू कर दीजिए इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, हम, वी के साथ डू लगता है, डू वी। नेगेटिव सब्जेक्ट हो ही गया। उसके बाद आपको नोट लगाना है, नोट मेन वर्ब लास्ट में मिलती है, ऑब्जेक्ट है नहीं, रिमेन्स में भारत में, इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इस नोट को यहां भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? CNF बनाना है इसका। डू है तो एन कोमा और टी, ओ गायब कर दो। डज है, डज एन कोमा टी, ये CNF बन गया इसका कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म। इस रूप में अगर आप नोट लगाते हैं तो यहां लगा सकते हैं, यहीं पर। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहो तो फिर नोट यहां लगाना पड़ता है। तो ये हो गया अपना चौथा वाक्य, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। WS वर्ड से भी इसको बनाया जा सकता है, जैसे बच्चे घूमने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, तो इसमें ये वाक्य क्या से शुरू नहीं है इसकी तरह। तो इसमें कोई ऐसा शब्द है जो प्रश्न बना रहा है, उसको हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, वो शुरू में आ जाता है बिल्कुल, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए। सब्जेक्ट बच्चे हैं, प्लूरल है, इसलिए डू लगेगा। वाई डू दे। नेगेटिव है इसलिए नोट लगेगा। मेन वर्ब लास्ट में मिलेगी, जाना, गो। किसके लिए जा रहे हैं? फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, घूमने के लिए। वाई डू दे नोट चिल्ड्रन है, सॉरी चिल्ड्रन है, नाउन है, नाउन ही लगेगा, प्रोनाउन नहीं बनेगा। वाई डू चिल्ड्रन नॉट गो फॉर ए वॉक, बच्चे घूमने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? तो ये था अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसके 4 सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरो, इंटेरो नेगेटिव हमने पढ़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं का सही रूप कैसे भरा जाए, ब्रैकेट में जो वर्ब दी जाती है उसका सही रूप कैसे भरा जाए। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो किसी भी टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए हमें उस टेंस के एडवर्बियल्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्बियल्स क्या क्या हैं? एडवर्बियल्स वो शब्द हैं जो हमें टेंस के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आदि एडवर्ब्स होते हैं। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए हमें सबसे पहले उस टेंस के एडवर्बियल्स जानने होते हैं, जो समय बताते हैं हमें, अभी ये काम किस समय हो रहा है, ताकि हमें पता चल सके ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है। तो देखिए कुछ एडवर्बियल्स हैं, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम। अगर डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक आदि, अगर इनमें से कोई भी एडवर्बियल्स किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो हमें कैसे करेक्ट फॉर्म भरनी है। देखिए, अगर वाक्य पॉजिटिव होता है, कैसा वाक्य? पॉजिटिव, जैसे ये रहा पॉजिटिव वाक्य। इस वाक्य में कर्ता देखना आप, ही, सी, इट, नेम हो, तो जो ब्रैकेट में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जो वर्ब दी हुई है उसमें ऐसे ऐसे लगा के भर दें। अगर आई यू बी दे हैं तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करें, उसमें ऐसे नहीं लगेगा। देखिए इसमें ये दोनों पॉजिटिव वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्य हैं दोनों। और ही, सी, इट, नेम आ जाए तो ऐसे इस लगा देंगे, क्रिया में ब्रैकेट वाले में डज हो जाएगा। सी डज एक्सरसाइज डेली। तो ध्यान रखिए यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो डज हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, स्पीक की स्पीक रहेगी, ऐसे इस नहीं लगेगा। इसके अलावा वाक्य अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज काम में लेनी पड़ेगी और फर्स्ट फॉर्म का
यूज करना पड़ेगा। जैसे ये वाइक नेगेटिव है, कैसे पता चल रहा है, ब्रैकेट में नोट और दे रखा है, तो जब भी वाइक नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब अपनी डू और डज चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आई यू विदे के साथ डू लगता है, इसलिए वी के साथ डू लगा दो, आगे नोट का नोट और फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसमें हो जाएगा डू नॉट प्ले। इसमें देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू डज फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो रीति का सब्जेक्ट है, एक वचन है, एक वचन के साथ हमें डज लगाना है, तो यहाँ डज आएगा। उसके बाद वर्ब दे रखी कम, तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्यों डू डज लगने पर फर्स्ट ही आती है, एस नहीं लगता। तो इसका हो गया स्पीक, इसका हो गया डज, ईएस लग जाएगा, इसका हो जाएगा डू नॉट प्ले, इसका हो जाएगा डज, और इसका हो जाएगा कम। इसमें मैंने पहले दे रखी है, इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट में भी दी है ना मैंने, ब्रैकेट में भी दे रखी है। हाँ। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्बियल्स जो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने में हमारी मदद करते हैं। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सार्व सत्य होते हैं। सार्व सत्य का मतलब हर जगह सत्य रहते हैं, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी जो चीज यहाँ सत्य है वहां सत्य है, ऊपर सत्य है, हर जगह सत्य है, उनको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो भी इसी टेंस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं, या तो उसमें सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब मेन वर्ब का यूज होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह हम नहीं लगाते। देखते हैं, चलो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्व सत्य या सार्वभौमिक सत्य, जो पूरी भूमि पर अर्थात पूरी दुनिया में अर्थात पूरे ब्रह्मांड में सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य। अगर इसको बताने वाले वाक्य हों तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं, सार्वभौमिक सत्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। जैसे मैं कहूं वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में दे दिया गया बॉइल। ये कह रहा है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, कहीं भी उबाल लो जाके दुनिया में 100 डिग्री पे ही उबलेगा। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगे। और वाटर एगनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी, तो बॉइल का बॉइल्स हो जाएगा। मैं कहूं वाटर या आइस खाली जगह एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें कह रहे हैं कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री पर बनती है, कहीं भी बना लो जी, चाहे अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, 0 डिग्री पे ही बर्फ बनती है। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उनको सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है, फॉर्म्स हो जाएगा। इसके अलावा ये कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, सारो सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। इंडेफिनिट में बढ़ाओ, धरती एक वचन है, मूव हो जाएगा। मूव दे दे, या रिवॉल्व भी आ सकता है, रिवॉल्व। तो ये कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, घूमता है, बिल्कुल सत्य बात है। इंडेफिनिट में आएगा, ऐसे लगा दो मूव्स या रिवॉल्व्स।
ये लीजिए सर। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बन पाते हैं। बस आवश्यकता है उनका हमें थोड़ा सेंस आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए कि ये सारू सत्य है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरा जाता है। तब तक के लिए करिए इंतजार। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।